Hello friends, how are you? Today we are going to discuss the syllabus of UP PGT and TGT. जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि एग्ज़ाम आने वाली है और आप सब लोगों ने सिलेबस देख भी लिया होगा, लेकिन आज हम सिलेबस को डिस्कस करने के साथ साथ लिटरेचर का इंट्रोडक्शन और साथ में ही लिटरेचर के कितने फॉर्म्स होते हैं और फिगर ऑफ स्पीच के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सिलेबस देख लेते हैं। देखिए, यूपी पीजीटी और टीजीटी दोनों के ही सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है ना। मतलब कि ग्रामेटिकल सेक्शन जो है वो ऑलमोस्ट सेम है और डिफरेंस किस में है? लिटरेचर में। क्योंकि लिटरेचर में यूपी पीजीटी इंग्लिश का सिलेबस जो है वो बहुत ज़्यादा है, वो बड़ा है, जिसमें 17 राइटर्स आपको दे रखे हैं, जिसमें से 10 इंग्लिश राइटर हैं, 3 अमेरिकन राइटर्स हैं, 4 अमेरिकन राइटर्स हैं एंड 3 इंडियन राइटर्स हैं। और इसमें जो लिटरेचर का यूपी टीजीटी में जो लिटरेचर का सेक्शन दे रखा है उसमें सिर्फ 1, 2, 3 एंड 4 ही राइटर्स हैं। तो ये थोड़ा छोटा है इसका सिलेबस यूपी टीजीटी इंग्लिश का, जबकि पीजीटी इंग्लिश का सिलेबस थोड़ा बड़ा है। ठीक है, तो हम आज सिलेबस डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं यूपी टीजीटी ग्रामेटिकल सेक्शन। तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा? अनसीन पैसेज फॉर कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है किसी चीज़ को समझना, उसको अवबोध करना। ठीक है, तो एक अनसीन पैसेज दिया जाएगा जिसमें से आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अनसीन पैसेज मतलब ऐसा पैसेज दिया जाएगा जो कि आपके ये जो आपको लिटरेचर सेक्शन में जो राइटर दे रखे हैं इनके किसी भी बुक से जो रिलेटेड नहीं होगा। आपको किसी भी टॉपिक पे दिया जा सकता है, साइंस पर दिया जा सकता है, किसी भी जनरल फैक्ट के ऊपर दिया जा सकता है। अभी जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है, जैसे पोल्यूशन प्रॉब्लम है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है, उसके ऊपर दिया जा सकता है। तो अनसीन पैसेज आपका यूपी टीजीटी में भी है, टीजीटी इंग्लिश में भी है, एंड अनसीन पैसेज फॉर कॉम्प्रिहेंशन किस में है? इसमें भी है। ये अनसीन पैसेज इसमें भी है टीजीटी में और अनसीन पैसेज पीजीटी में भी है। दूसरा पार्ट हम बी देखें तो पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच में कौन कौन सी चीज़ें आती है वो हम समझेंगे आज। हालांकि हम आज डिटेल में नहीं समझेंगे, सिर्फ मैं एक इंट्रोडक्शन आपको देने वाली हूँ। इसमें पार्ट ऑफ स्पीच है स्पेलिंग, पंक्चुएशन, वोकेबुलरी, टेंस, नरेशन, प्रपोजिशन यूजेज, ट्रांसफॉर्मेशन एंड एग्रीमेंट, ये सारी चीज़ें इसमें आएगी। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम पीजीटी का सिलेबस देखें तो इसमें यूजेज, टेंस, स्पेलिंग इसमें भी है, इसमें भी पंक्चुएशन है। ठीक है, पंक्चुएशन का मतलब है कि आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा जिसमें किसी भी टाइप के कोई भी सिंबल नहीं होंगे, कोई भी मार्क्स नहीं होंगे। ठीक है, कोई भी आपको जैसे चिन्ह होते हैं ना, वो कुछ नहीं दिए जाएंगे। उसमें आपको पंक्चुएशन उसको करना है, मतलब आपको कहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ पर कोमा का यूज़ करना है, कहाँ पर इन्वर्टेड कोमा का यूज़ करना है, कहाँ पर क्वेश्चन मार्क का यूज़ करना है, वो सारा आपको यूज़ करना है। ठीक है, नरेशन जहाँ पे आपको दिया जाएंगे, वोकेबुलरी इसमें भी है, ईडियम एंड फ्रेजेस। पर देखिए, टीजीटी का जो सिलेबस है उसमें ईडियम एंड फ्रेजेस नहीं दिए गए हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप उनको नहीं पढ़ें। ठीक है, आपको यूपी टीजीटी इंग्लिश हो या पीजीटी इंग्लिश हो, दोनों में ही जो ग्रामेटिकल चीज़ें हैं वो तो दोनों में ही सेम है ऑलमोस्ट, और जो चीज़ें टीजीटी में नहीं है और पीजीटी में है वो भी आपको पढ़नी है। और उसका रीज़न ये है कि ईडियम और फ्रेजेस, ये जो अनसीन पैसेज दे रखा है आपको फर्स्ट में, मान लो अनसीन पैसेज में आपसे कोई भी ईडियम पूछ लिया गया, ठीक है, एक ईडियम आया, उसका मीनिंग पूछ लिया गया, तो आप फिर वहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे कि ईडियम और फ्रेजेस तो हमारे इसमें थे ही नहीं। तो आपको ये पूरा जो ग्रामेटिकल पार्ट है, चाहे वो टीजीटी का हो या पीजीटी का, ये पूरा ग्रामेटिकल पार्ट आपको श्याम सर करवाएंगे। मतलब हम ये जो कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं उसमें आपको पूरा ग्रामेटिकल पार्ट श्याम सर करवाएंगे और जो लिटरेरी पार्ट है वो मैं करवाऊंगी। अब हम सेक्शन 2 लिटरेचर देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं टीजीटी का सिलेबस। तो इसमें फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर, फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर कौन कौन से होते हैं? जैसे पोइट्री है, ड्रामा है, फिक्शन है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें आती है फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर में। और इधर देखते हैं फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर। फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर यहाँ पर भी है। ठीक है, फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर यहाँ टीजीटी के सिलेबस में भी है और पीजीटी के सिलेबस में भी है। साथ में यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच है जो कि आपको ग्रामेटिकल सेक्शन में दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे भी नहीं, ग्रामेटिकल सेक्शन में आपको पार्ट ऑफ स्पीच दिया हुआ है, फिगर ऑफ स्पीच आपके लिटरेचर सेक्शन में नहीं है।
टीजीटी के लिटरेचर सेक्शन में पार्ट ऑफ स्पीच नहीं है, लेकिन पार्ट ऑफ स्पीच आपको पढ़ना है फिर भी, ठीक है, क्योंकि आपका सिलेबस जो है यूपी पीजीटी का वो बहुत बड़ा है और टीजीटी का बहुत छोटा है, लेकिन आपसे फिगर ऑफ स्पीच भी पूछे जा सकते हैं, तो आपको फिगर ऑफ स्पीच भी पढ़ना है। दूसरा पार्ट बी देखते हैं कि इसमें कौन कौन से ऑथर्स हैं और हमारे पीजीटी में कौन कौन से ऑथर्स हैं। तो देखिए पार्ट बी में देखते हैं ऑथर्स एंड देयर वर्क। देखिए इसमें सबसे पहले है शेक्सपियर जो है आपको पता है कि वो सबसे महान और सबसे बड़े ऑथर और राइटर उनको इंग्लिश में माना जाता है, ठीक है, और बिना शेक्सपियर के वी कांट इमेजिन द लिटरेचर ऑफ इंग्लिश, ठीक है। हम इंग्लिश का जो इंग्लिश लिटरेचर जो है उसको हम शेक्सपियर के बिना इमेजिन नहीं कर सकते, क्योंकि शेक्सपियर ने इतनी ज़्यादा चीज़ें लिखी है, इतने ज़्यादा इन्वेंशन किए हैं कुछ भी, ठीक है, नई नई चीज़ों का, कि जैसे कि सोनेट है, ठीक है, उन्होंने नए नए सोनेट्स बनाए हैं और भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने, मतलब शेक्सपियर को ऐसा माना जाता है कि शेक्सपियर जो है वो शब्दों से खेलते थे, ठीक है। तो शेक्सपियर के बिना हम इंग्लिश लिटरेचर को अधूरा ही मानेंगे। तो शेक्सपियर हमारे यहाँ पर भी है और ये विलियम शेक्सपियर यहाँ पर भी है। अब दूसरे हैं यहाँ पर जॉन मिल्टन को, तीसरे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ और फोर्थ हैं जॉन ग्लैसवर्दी, ठीक है। ये है टीजीटी में ओनली 4 राइटर्स आपसे पूछे हुए हैं और इन 4 में ही मैं बोल रही हूँ कि ओनली 4, इसका ये मतलब नहीं है कि बहुत छोटा सिलेबस है, क्योंकि इन 4 ने ही इतने सारे वर्क किए हुए हैं, स्पेशली शेक्सपियर है, जॉन मिल्टन है, इन लोगों ने इतना सारा वर्क किया हुआ है कि आप जितना भी पढ़ेंगे वो कम ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको पूरा हम सिलेबस करवाएं। अब हम देखते हैं पीजीटी का सिलेबस। पीजीटी इंग्लिश के लिए फॉर्म ऑफ लिटरेचर एंड फिगर ऑफ स्पीच ये हो चुका है हमारा। दूसरा है ऑथर्स एंड वर्क। ऑथर कौन कौन से? फर्स्ट इसमें हम देखते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ हमारे इसमें भी है, टीजीटी के सिलेबस में भी है। दूसरे हैं जॉन कीट्स, चार्ल्स लेम, पीबी शेले, चार्ल्स डिकन्स, मैथ्यू अर्नोल्ड, अल्फ्रेड टेनिसन, थॉमस हार्डी, टीएस इलियट, कमला दास, मुल्कराज आनंद, निसीम इज़ेकी, रॉबर्ट फ्रोस्ट, वॉल्ट विटमैन, अर्नेस्ट हेमिंग्वे, विलियम फॉकनर एंड विलियम शेक्सपियर। ये सारे राइटर्स हमारे लिटरेचर सेक्शन में रहेंगे जिनको हमें डीप में पढ़ना है। उनका पूरा करियर, उनके बर्थ से लेकर डेथ की पूरी स्टोरी, उन्होंने कौन कौन से लिटरेरी वर्क किए, उसके अलावा उन्होंने अदर वर्क क्या किए, उनका लिटरेचर में क्या योगदान रहा, उनका अपने देश के लिए क्या योगदान रहा, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, ठीक है। और साथ में उनके जो इम्पोर्टेंट राइटिंग्स हैं, ठीक है, उनके इम्पोर्टेंट राइटिंग्स जो है, उनके जो महत्वपूर्ण लेख हैं, महत्वपूर्ण उनकी कहानियाँ हैं, उनकी स्टोरीज़ हैं, नॉवेल हैं, फिक्शन है, पोएम्स हैं, तो उनसे भी क्वेश्चन आएंगे, उनमें से कैरेक्टर्स पूछे जाएंगे, उन कैरेक्टर्स में से जो सबसे उन कैरेक्टर्स ने क्या काम किए, ठीक है, उनमें जो हीरोज़ कौन थे, ठीक है, मेन एक्टर कौन थे, एक्ट्रेस कौन थे, विलन कौन थे, ठीक है, ये सारे इसमें से पूछे जाएंगे। तो हम इनको 1 बाय 1 पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ऑथर को पढ़ेंगे, उसके बाद उसकी जो रचनाएं हैं उनको एक के बाद हम एक कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं फॉर्म ऑफ लिटरेचर से, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो हम जब लिटरेचर को पढ़ रहे हैं तो लिटरेचर भी अपने आप में कोई छोटी चीज़ नहीं है। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि लिटरेचर एक्चुअल में होता क्या है। व्हाट इज़ लिटरेचर? लिटरेचर इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्क्स ऑफ आर्ट मेड अप ऑफ वर्ड्स। लिटरेचर क्या होता है? आर्ट का मतलब कला का ऐसा कार्य है जो कि शब्दों से बना होता है, ठीक है। लिटरेचर क्या होता है, सिंपल शब्दों में समझा रही हूँ बिल्कुल मैं कि लिटरेचर क्या होता है। हालांकि आपसे लिटरेचर की डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी, लेकिन लिटरेचर की डेफिनेशन मैंने यहाँ पे इसलिए लिखी है क्योंकि हमें अभी तो इतने सारे राइटर्स जो हैं वो कौन सी एज से रिलेटेड रहे हैं, जैसे कि एलिजाबेथन एज है या विक्टोरियन एज है या रोमांटिक एज है, कहाँ से रिलेट करते हैं, वो कौन से एज से उनका संबंध रहा है, ये हमें जानना ज़रूरी है। तो हम लिटरेचर की हिस्ट्री भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि लिटरेचर की हिस्ट्री जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी कि लिटरेचर एक्चुअल में है क्या। तो लिटरेचर इज अ ग्रुप ऑफ वर्क्स ऑफ आर्ट मेड अप ऑफ वर्ड्स। लिटरेचर आर्ट का, कला का एक ऐसा कार्य है जो कि वर्ड से बना होता है, शब्दों से बना होता है। मोस्ट आर रिटन बट सम आर पास्ड ऑन बाय वर्ड ऑफ माउथ।
बहुत सारी जो लिटरेचर की चीज़ें हैं वो लिखित होती है, लेकिन कुछ चीज़ें जो कि मुंह से बोली जाती हैं उन्हें भी लिटरेचर में गिना जाता है। चलिए आप सोचिए कुछ देर के लिए कि ऐसी कौन सी चीज़ें जो कि मुंह से बोली जाती है उन्हें भी लिटरेचर में गिना जाता है। जैसे लिटरेचर जब तक लेखन का आविष्कार नहीं हुआ था, ठीक है, तब तक लोग क्या करते थे, लोगों को अगर किसी तक कुछ मैसेज पहुंचाना होता था तो कैसे पहुंचाते थे, कहानियां सुनाकर, बोलकर पहुंचाते थे। तो आपने सुनी होगी कि पुराने ज़माने की लोक कथाएं हैं, है ना, फोकलोर्स हैं, तो वो चली आ रही है। तो कैसे चली आ रही है, पहले लिखने के तो साधन थे नहीं, तो पहले क्या था कि पहले लोग एक दूसरे को बोलकर, कहानियां गाकर और ऐसी कहानियां बनाकर या कविताओं या गानों के माध्यम से एक दूसरे से बात करते थे, ठीक है, या एक दूसरे को कुछ भी कहानियां युगों युगों से जो चली आ रही है, सालों सालों से जो चली आ रही है, वो फोकलोर मतलब लोक कथाएं जो सालों से चली आ रही, तब से चली आ रही है जब से लेखन का आविष्कार भी नहीं हुआ था। तो वो सब भी किसमें, उन सबको भी किसमें गिना जाता है, लिटरेचर में गिना जाता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि मोस्ट आर रिटन, बहुत सारी चीज़ें जो कि लिखित हैं उनको भी लिटरेचर में गिना जाता है, बट सम आर पास्ड ऑन बाय वर्ड ऑफ माउथ, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो कि मुंह से निकली हुई है, ठीक है, जैसे सॉन्ग्स हैं, पोइम्स हैं, इनको जब नहीं लिखा जाता था, सिर्फ गाया जाता था, कहानियाँ हैं, तब भी ये भी लिटरेचर के ही पार्ट हैं। लिटरेचर इंक्लूड्स नॉवेल्स, प्लेज एंड पोएट्री। लिटरेचर किन किन चीज़ों को इंक्लूड करता है, लिटरेचर इंक्लूड करता है नॉवेल्स को, नॉवेल्स मीन्स उपन्यास को, प्लेज मतलब कि ड्रामा को, एंड पोइट्री कविताओं को क्या करता है, इंक्लूड करता है अपने आप में। द टर्म लिटरेचर डिराइव्स फ्रॉम लैटिन लिटरेचरा और लिटरेचरा, ठीक है, ये टर्म जो है, शब्द लिटरेचर जो है, ये कहाँ से लिया गया है, ये लैटिन भाषा के लिटरेचरा या लिटरेचरा इन शब्दों से लिया गया है। देखिए, और जिसका मतलब क्या होता है, दैट मीन्स राइटिंग फॉर्म्ड विद लेटर्स, एक ऐसी राइटिंग जो कि लेटर्स से बनी हुई है, उसे क्या कहा जाता है, लिटरेचर, ठीक है। लैटिन शब्द लिटरेचर जो है वो कौन से, कहाँ से आया है, लैटिन के लिटरेचरा से आया है। और लिटरेचरा का लैटिन में क्या मतलब है, राइटिंग फॉर्म्ड विद लेटर्स, ऐसी राइटिंग जो कि लेटर्स से, लेटर मतलब कि अक्षर से बनी हुई, अक्षरों से बनी हुई राइटिंग को लिटरेचरा कहा जाता था लैटिन में, ठीक है, और वहीं से लिटरेचर शब्द आया है। और अगर हम सिंपल शब्द में भी देखें तो लेटर, ये शब्द आपने सुना है, लेटर मीन्स क्या होता है, अक्षर होता है, तो लेटर शब्द से ही लिटरेचर बना है, ठीक है, मतलब कि लेटर से बनी हुई राइटिंग्स को लिटरेचर कहा जाता है, ठीक है। अब हम देखेंगे फॉर्म ऑफ लिटरेचर जो कि आपके सिलेबस में है। फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर, फ्रेंड्स अभी तो मैं बस आपको इंट्रोडक्शन दे रही हूँ इन सब का कि लिटरेचर के कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं, लेकिन इनको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। डिटेल में हम कब पढ़ेंगे, जब हम शुरुआत करेंगे इसकी, मतलब हालांकि आज से ही हमने शुरुआत करी है, लेकिन इनको जब मैं फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर की प्रॉपर शुरुआत करूंगी तो मैं आपको इनमें इनके टाइप्स बताऊंगी, इनमें कौन इनके प्रॉपर एग्जाम्पल बताऊंगी और इनको और अच्छे से समझाऊंगी, ठीक है। तो देखिए फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर, फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर जिनको हम क्या बोलते हैं, लिटरेरी जनराज, ठीक है, इसको जनर नहीं बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, जनराज बोला जाता है, लिटरेरी जनराज। तो लिटरेरी जनराज कौन कौन से होते हैं, 3 होते हैं, मेन तो 3 ही होते हैं। एक होता है पोइट्री, ठीक है, एक है पोइट्री, एक है सेकेंड है ड्रामा एंड थर्ड है प्रोज, ठीक है, मैं साइड में लिख रही हूँ, थर्ड का मैंने यहाँ पे आपको नाम नहीं दिया है, थर्ड है प्रोज। मैं थोड़ा अच्छे से लिख देती हूँ इसको, PROSE, प्रोज, ठीक है। लिटरेचर के 3 फॉर्म्स होते हैं, मतलब कि लिटरेचर के 3 जनराज होते हैं, पोइट्री जिसमें से एक है पोइट्री, एक है ड्रामा और एक है प्रोज। अब प्रोज के भी 2 सेक्शन होते हैं, कौन कौन से, एक होता है फिक्शन और एक होता है नॉन फिक्शन। अब फिक्शन क्या हो सकता है, नॉन फिक्शन क्या हो सकता है, सोचिए अपने दिमाग में, क्योंकि आपने सारी चीज़ें पढ़ी है। आपने पहले जब भी आपने MA किया होगा, BA किया होगा इंग्लिश लिटरेचर से, तब आपको ये आपने सारी चीज़ें पढ़ी है कि फिक्शन क्या होते हैं, पोइट्री क्या होती है, ड्रामा क्या होते हैं, नॉन फिक्शन चीज़ें कौन कौन सी होती है। तो प्रोज में फिक्शन आते हैं, नॉन फिक्शन आते हैं। अब देखिए फिक्शन क्या होते हैं, फिक्शन का मतलब होता है कि ऐसी चीज़ें जो कि कल्पनाओं पर आधारित होती हैं, ऐसी कहानियाँ जो कल्पनाओं पर आधारित होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, फिक्शन कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि परियों की कहानियाँ हैं, ठीक है, क्या परियां सच में होती है,
स्टोरी ऑफ एंजल्स, क्या उनमें सच में परियां होती है ना। सुपर हीरोज़ की जो स्टोरीज होती है, आप जैसे मूवी भी देखते हैं जिसमें कुछ सुपर हीरोज़ आते हैं जो पृथ्वी को बचाने के लिए आते हैं, सुपर विलन जिनमें होते हैं, ठीक है। तो ये सब फिक्शन होते हैं जिनमें कुछ इमेजिनरी, मतलब जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता है, ऐसे इसमें पात्र होते हैं और ऐसे इसमें घटनाएं होती है, जैसे कि इंसानों का उड़ना, ठीक है, सुपर हीरोज का आना, फिर पूरी पृथ्वी को बचाना, ये सब क्या है, फिक्शन है। अब दूसरी चीज है नॉन फिक्शन। नॉन फिक्शन में कौन सी चीजें आती हैं? नॉन फिक्शन में ऐसी चीजें आती हैं जो कि रियलिटी पर बेस्ड होती है। रियलिटीज पे बेस्ड कैसे? जैसे कि डायरीज हैं, बायोग्राफीज हैं, जिनमें सच्चाई होती है, जो कि रियल घटनाओं पर आधारित होती है, उन्हें नॉन फिक्शन वर्क कहा जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पोइट्री। देखिए, पोइट्री में मैंने यहाँ पे पोइट्री भी बहुत टाइप की होती है, ठीक है। ये जैसे लिटरेरी जनराज जो होते हैं वो 3 टाइप की होती है, तो पोइट्री में भी बहुत सारे जनराज होते हैं। जैसे कि फर्स्ट हम देखते हैं पोइम्स इज नो व्हाट इज पोइम्स क्या होती है आपको पता है, ठीक है, आपने बचपन से ही हम पढ़ते आ रहे हैं पोइम्स। दूसरा होता है सोनेट्स। अब सोनेट्स क्या होते हैं फ्रेंड्स? सोनेट का मतलब होता है, सोनेट 14 लाइन्स की एक पोइम होती है, ठीक है। और इसका आविष्कार तो वैसे इटली में हुआ था, जिनको इटालियन सोनेट्स कहा जाता था, लेकिन इसको और अच्छे नए रंग रूप में किसने आकार दिया? इसको शेक्सपियर ने बहुत सारे सोनेट्स लिखे हैं, ठीक है। तो इसको पहचान किसने दी? सोनेट को शेक्सपियर ने दी। तो सोनेट्स के भी बहुत सारे टाइप होते हैं, वो जब हम पोइट्री को डीप में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, तब मैं आपको सोनेट, उसके टाइप्स, उसके एग्जाम्पल सब बताऊंगी। बैलेट्स क्या होते हैं? बैलेट्स का मतलब होता है कहानी, एक ऐसी कहानी जिसको सॉन्ग के रूप में गाया जाता है, वो क्या कहलाती है? बैलेट्स कहलाती है। दूसरा है पेस्टोरल्स क्या होते हैं? ऐसे गीत, देखिए आपने देखे होंगे कि जब कुछ लोग खेतों में काम करते हैं या जो चरवाहे होते हैं या गांव में जो गीत गाए जाते हैं, ठीक है, तो वो उन गीतों को क्या कहा जाता है? पेस्टोरल्स कहा जाता है। मतलब किसी क्षेत्र विशेष में गाए जाने वाले गीतों को पेस्टोरल्स कहा जाता है, ठीक है। इसके भी टाइप्स होते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट है लिरिक्स क्या होता है? एक ऐसी पोइम जिसमें जिसमें गाने वाली की अपने इमोशंस और जिसमें गाने वाला अपने खुद के इमोशन और खुद की फीलिंग्स बताता है, वो लिरिक्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पोइट्री का एक और जनरा है सॉन्ग्स आप सबने ही सुन रखे हैं, हिंदी सॉन्ग सुन रखे हैं, इंग्लिश सॉन्ग सुन रखे हैं, तो वो सब किस में आते हैं? पोइट्री में आते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हम ड्रामा में कौन कौन से टाइप के ड्रामाज होते हैं। देखिए, फर्स्ट देखिए कॉमेडी ड्रामा, आपको पता है ये कॉमेडी ड्रामा क्या होता है। देखिए, अब पोइट्री और ड्रामा को पहले एक ही माना जाता था, लेकिन इनको अलग अलग किया जाने लगा है। क्यों अलग किया जाने लगा है? क्योंकि पोइट्री को हम गा सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन ड्रामा जो है उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है। क्या ऑब्जेक्टिव होता है ड्रामा का? कि ड्रामा को हमेशा इसी उद्देश्य से बनाया जाता है कि उसे कहीं ना कहीं परफॉर्म किया जाएगा, किसी न किसी स्टेज पे उसे परफॉर्म किया जाएगा। और ड्रामा में, पोइट्री में कोई कैरेक्टर हो या नहीं हो, ठीक है, ड्रामा में कुछ न कुछ कैरेक्टर का होना कंपलसरी होता है। जैसे आपने बहुत सारे ड्रामा देखे होंगे, शेक्सपियर का रोमियो एंड जूलियट, टेम्पेस्ट है, ये सब क्या है? इनमें कुछ ना कुछ कैरेक्टर्स होते हैं। उन कैरेक्टर का एक ऑब्जेक्टिव होता है कि उसको वहाँ खड़ा रहना है, उसको ये डायलॉग बोलना है, उसको वो डायलॉग बोलना है, ठीक है। तो ड्रामा जो है वो बहुत सारे टाइप के होते हैं, जैसे कॉमेडी मतलब कॉमिक ड्रामा, ट्रेजेडीज जिनमें बहुत सारे दुख भरे होते हैं, दुख भरे ड्रामाज जो होते हैं। ट्रेजिक कॉमेडीज का मतलब ऐसे ड्रामा जिसमें दुख भी होता है और सुख भी होता है, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, उसे क्या कहते हैं? ट्रेजिक कॉमेडीज। नेक्स्ट है फार्स का मतलब क्या होता है? फार्स का मतलब होता है, आपने एक इडियम सुना होगा ना कि डोंट मेक अ फार्स हियर। फार्स का मतलब होता है तमाशा या स्वांग। अब अगर कोई चीज़ तमाशा है तो उसमें क्या होगा? जैसे हम अपने यहाँ देखा होगा कि जो मदारी लोग आते हैं, जो बंदर को लेकर या जो सांप का जो खेल होता है ना, जिसमें जो सपेरे होते हैं उन सांप को अपनी धुन पर नचाते हैं, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? फार्स बोला जाता है। क्योंकि वो भी हम देखते हैं तो वो भी हमारे एंटरटेनमेंट का एक साधन है, तो वो भी एक ड्रामा टाइप ही है, ठीक है। इसको स्वांग या तमाशा बोला जाता है फार्स को, ठीक है। नेक्स्ट है मेलोड्रामा का मतलब होता है ऐसा ड्रामा जो बहुत सारे इमोशन से भरा हुआ हो, उसको मेलोड्रामा बोला जाता है। नेक्स्ट है पैंटोमाइम का मतलब क्या होता है? पैंटोमाइम होता है एक मूक अभिनय, ठीक है, जिसमें डम शो होता है, जिसमें कोई भी डायलॉग नहीं होता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ गेस्चर्स के द्वारा
क्या किया जाता है, एक्टिंग की जाती है, गेस्चर्स के द्वारा बताया जाता है कि कोई कहना क्या चाहता है, जिसमें एक भी डायलॉग नहीं होता है, उसे कहते हैं पैंटोमाइम। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसका एक वो जो जनरा है वो देखते हैं, वो है प्रोज। अब प्रोज दो टाइप का होता है, एक होता है फिक्शन, दूसरा होता है नॉन फिक्शन। अब फिक्शन में हम देखते हैं फिक्शन में कौन कौन सी चीजें आती हैं। फिक्शन मीन्स क्या, जो कल्पना पे बेस्ड हो। तो फिक्शन में आती है नॉवेल्स, उपन्यास जो हम पढ़ते हैं, शॉर्ट स्टोरीज, ऐसे स्टोरीज जो कि फैक्ट पर बेस्ड नहीं होती है वो। मिथ, मिथ का मतलब क्या होता है, लोक कथाएं। मिथ मतलब कि जैसे बहुत सारी चीजों को लेकर कुछ मान्यताएं जुड़ी हुई होती है ना, कि नहीं इस ये जैसे कि किसी मंदिर के बाहर कोई तालाब बना हुआ है, तो उस तालाब को लेकर कोई ना कोई मिथ जुड़ी हुई होती है कि इस तालाब की जगह पहले क्या था, पहले कोई आदमी का घर था, तो फिर क्या हुआ कि एक दिन भगवान आए, उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और वहां पे भगवान ने उस घर की जगह क्या बना दी, नदी बना दी। तो ये पूरी क्या है, कहानी है। तो कहानी क्या ऐसा सच में हमारे सामने हुआ था, हमारे सामने तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन हमने क्या किया, हमने उसको जो सुनते आए हैं उसको आगे हम हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी सुनाते जा रहे हैं। तो वो हमारे लिए क्या है, एक मिथ है, मतलब एक लोक कथा है जो कि सच पर आधारित नहीं होती है, उन्हें क्या कहा जाता है, मिथ कहा जाता है। नेक्स्ट है टेल्स। अब टेल्स क्या होती है, टेल्स वही कहानियां, दादी नानी की जो कहानियां होती है वो। ठीक है, लेजेंड्स। अब लेजेंड्स जो होती है उनको पूरी तरह से हम काल्पनिक नहीं कह सकते। आपने एक मूवी देखी होगी ना भगत सिंह की, उस पूरी मूवी का नाम ही क्या है, मूवी का नाम है द लेजेंड ऑफ भगत सिंह। तो लेजेंड किसको कहा जाता है, ऐसी कहानी जो कि तथ्यों पर आधारित होती है, जो कि फैक्ट्स पर आधारित होती है। द स्टोरी दैट इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स इज कॉल्ड अ लेजेंड। ठीक है, अब नेक्स्ट है नॉन फिक्शन। नॉन फिक्शन कौन सी, जैसे कि मैंने आपको अभी समझाया था कि नॉन फिक्शन वर्क उनको कहा जाता है जो कि पूरी तरह से रियलिटी पर बेस्ड होते हैं। ठीक है, जो हमारे साथ घटित हुआ उसी को लिखा जाता है, हमारे साथ हुए किसी के भी साथ जो घटित हुआ उसी को जब स्टोरी के रूप में लिखा जाता है तो वो नॉन फिक्शन वर्क कहलाता है। इसमें आती है डायरीज, डायरी जैसे आप खुद की भी अगर डायरी लिखते हो तो वो भी नॉन फिक्शन वर्क है। नेक्स्ट है बायोग्राफीज। बायोग्राफी किसको बोला जाता है, जीवनी को, मतलब जब हम किसी और के बारे में लिख रहे हैं तो बायोग्राफी से, जैसे कि महात्मा गांधी का जो जीवन परिचय हम पढ़ते हैं वो सब, वो क्या है, बायोग्राफी है। ऐसे निबंध जिसमें आते हैं जैसे पोल्यूशन के ऊपर है, अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर है, तो वो सारी चीज़ें अभी हाल ही में घटित हो रही हैं, इसलिए उनके ऊपर ऐसे लिखा गया तो वो भी नॉन फिक्शन है। स्पीचेस, जिसमें जो बड़े बड़े नेताओं ने जो स्पीचेस दी है उनको जब लिखा जाता है तो वो भी नॉन फिक्शन है। और ऑटोबायोग्राफी, जब हम अपनी खुद की आत्मकथा लिखते हैं तो उसे ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है, और उसमें भी कुछ भी फिक्शन, कुछ भी इमेजिनरी चीज़ नहीं होती, वो सारी सत्य घटनाओं पर ही आधारित होती है कि हमारी लाइफ में कौन कौन सी चीज़ें हुई थी, कौन कौन से एक्सीडेंट हुए हमारे साथ, क्या क्या इंसिडेंट्स हुए, उनके ऊपर बेस्ड होती है। ठीक है, तो लिटरेचर के 3 जनराज होते हैं, पोइट्री, ड्रामा एंड प्रोज। इनको भी अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे कि सोनेट जो होते हैं, जैसे मैं पोइट्री आपको पढ़ाऊंगी जब, तो सोनेट जो होते हैं, सोनेट कितने टाइप के होते हैं, सोनेट कहाँ से शुरू हुआ, सबसे पहला सोनेट कौन सा लिखा गया, सबसे फेमस जो फेमस सोनेट्स हैं वो कौन कौन से हैं, कौन से राइटर ने सबसे ज़्यादा सोनेट्स लिखे हैं। ठीक है, सोनेट्स को फेमस किसने किया। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ। अब नेक्स्ट था हमारा फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है, बताइए। फिगर ऑफ स्पीच वर्ड और एक्सप्रेशन यूज्ड नॉट विथ इट्स ओरिजिनल मीनिंग बट इन एन इमेजिनेटिव वे टू मेक अ स्पेशल इफेक्ट। देखिए, फिगर ऑफ स्पीच एक ऐसा शब्द होता है या शब्दों का समूह होता है जिसका जो लिटरल मीनिंग है, लिटरल मतलब जिसका जो शाब्दिक मीनिंग, जिसका जो लिटरल मीनिंग होता है उसको छोड़कर उसका दूसरा अर्थ ग्रहण किया जाता है। ठीक है, उसका जो शाब्दिक मीनिंग है वो शाब्दिक मीनिंग ग्रहण नहीं करके कोई दूसरा मतलब निकाला जाता है। और ऐसा उसका यूज, फिगर ऑफ स्पीच का यूज क्यों किया जाता है, ताकि हम हमारे जो भी राइटिंग्स हैं हम उसमें स्पेशल इफेक्ट दे सकें। ठीक है, तो किसी भी राइटिंग को, किसी भी लेखन को स्पेशल इफेक्ट देने के लिए उसमें फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया जाता है। कैसे किया जाता है, देखिए मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। जैसे कि हर eyes are like to bright
स्टार्स। ओके, लेट मी नो कि मैंने यहाँ पे कौन से फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया है। ये जो लाइन है, हर आईज आर लाइक टू ब्राइट स्टार्स, ठीक है, ये जो मैंने लाइन लिखी है इसमें मैंने कौन से फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया है? इसमें मैंने यूज़ किया है सिमिली, ठीक है। सिमिली का क्यों? सिमिली क्या है वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। अगर आपने इन चीज़ों के बारे में, वैसे तो आपने सुन रखा है, लेकिन अगर आपने नहीं भी सुना है तो आप परेशान मत होइए, मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगी कि फिगर ऑफ स्पीच कौन कौन से होते हैं, कितने होते हैं, उनका यूज़ कैसे किया जाता है, और सबसे ज़्यादा फिगर ऑफ मतलब कि कौन कौन से राइटर ने अपनी कौन कौन सी रचनाओं में फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ देकर, फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ करके उनको इफेक्टिव बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पे सिमिली का यूज़ मैंने किया है। अब देखो, हर आईज आर लाइक टू ब्राइट स्टार्स, यहाँ पे हमने किसी की आंखों की तुलना किससे की है? दो चमकते हुए सितारों से की है, ठीक है। तो क्या ये पॉसिबल है कि उसकी आंखें सच में ही सितारों जैसी हो? ऐसा तो नहीं है कि कोई लड़की आ रही है और आपने उसकी आंखें देखी और आपको वहाँ पे सच में सितारे ही दिख गए हो, ऐसा नहीं होता है। लेकिन उसको इफेक्टिव बनाने के लिए, इस लाइन को इफेक्टिव बनाने के लिए हमने क्या किया? यहाँ पे लाइक का यूज़ किया, ठीक है। यहाँ पे हमने ये लाइक का यूज़ किया और लाइक का यूज़ करके उसकी तुलना किससे कर दी? सितारों से कर दी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ अब किस लिए किया? ताकि अब अगर हम इसको लिटरली मीनिंग लें, ठीक है, इसका जो शाब्दिक मीनिंग है, इसका असली मतलब जो है, अगर हम उसको मान ले तो हम आप इमेजिन करके देखिए कि कोई लड़की है, उसकी आंखों की जगह दो बड़े बड़े सितारे लगे हुए हैं, तो क्या आप सोचकर ही घबरा जाएंगे कि आंखें हैं या क्या है, ठीक है। इसलिए हम इनका लिटरली मीनिंग नहीं लेते हैं और इनका अदर मीनिंग क्या करते हैं, इनका जो लिटरली मीनिंग है उसको छोड़कर किसी भी राइटिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये होते हैं फिगर ऑफ स्पीच। इसके कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। देखिए, फर्स्ट है सिमिली। सिमिली क्या होता है? सिमिली को अगर आप हिंदी में, फिगर ऑफ स्पीच को हम हिंदी में अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या बोलते हैं, तो हिंदी में फिगर ऑफ स्पीच को बोला जाता है अलंकार। क्या बोला जाता है? अलंकार। अलंकार का मतलब क्या होता है? अलंकार का मतलब होता है, अगर अलंकार के हम पर्यायवाची शब्द देखें, मतलब कि सिनोनिम्स देखेंगे, तो अलंकार का मतलब होता है आभूषण या ऑर्नामेंट्स। और आभूषण किस काम में आते हैं? किसी की खूबसूरती को बढ़ाने के काम में आते हैं। तो उसी टाइप से फिगर ऑफ स्पीच या अलंकार जो होते हैं, किसी भी लेखन के, किसी भी राइटिंग के को इफेक्टिव बनाने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। मतलब इसको हम ये समझ सकते हैं कि जो लिखा हुआ है ना, जो राइटिंग है, उसको हमने आभूषण पहना दिए तो वो और ज़्यादा इफेक्टिव हो गई, तो उसको बोला जाता है फिगर ऑफ स्पीच या अलंकार। अब फर्स्ट देखिए सिमिली। सिमिली को हम हिंदी में बोलते हैं उपमा, ठीक है। क्या बोलते हैं? उपमा। आपको हालांकि पढ़ना पूरा इंग्लिश में ही है, पर हो सकता है कि आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हो जिन्होंने पहले कभी पढ़ा नहीं हो या जिन्होंने अलंकार जो है वो हिंदी में पढ़ रखा हो, ठीक है। तो मैं आपको हिंदी में इसलिए बताती जा रही हूँ ताकि आपको अगर इंग्लिश में